हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का फाइनल एपिसोड यानी पार्ट 3। इस पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो तक माइटोकॉन्ड्रिया तक जो है अपना चैप्टर, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक इस चैप्टर को जो है ख़त्म कर लिया था। अब हम इस वीडियो से प्लास्टिड से स्टार्ट करेंगे। प्लास्टिड्स जो कि हमने पहले पढ़ा है कि ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। तो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। तो ये प्लांट सेल के साथ यूग्लिनोइड्स में ही पाए जाते हैं। दीज आर ईजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। ये आसानी से माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं क्योंकि इनका साइज जो है लार्ज होता है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। इनके पास कुछ स्पेसिफाइड पिगमेंट्स होते हैं, दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट। इसलिए उन पिगमेंट्स की वजह से ये प्लांट्स को स्पेसिफिक कलर्स देते हैं, प्रदान कराते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड क्लासिफाइड है। पिगमेंट के बेसिस पर प्लास्टिड तीन भागों में क्लासीफाई हैं। एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास होती है क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में। और लाइट एनर्जी ट्रैप क्यों कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। तो क्लोरोप्लास्ट बहुत ही मेन प्लास्टिड है, क्योंकि प्लास्टिड तीन भागों में डिवाइड हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्योंकि ये क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट को कंटेन करता है, जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में बहुत ही अहम रोल निभाता है, जो फोटोसिंथेसिस से काम में आती है। क्रोमोप्लास्ट होता है, उसमें फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स, और अदर्स भी प्रेजेंट होते हैं कुछ कम मात्रा में। तो मेन दे रखे हैं क्रोमोप्लास्ट के फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड, जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट में मेन है क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड भी होते हैं कुछ, और क्रोमोप्लास्ट में है फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड, जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ये दोनों फैट सोल्यूबल होते हैं। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर। तो ये इसमें जो फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड्स हैं, कैरोटीन या ज़ैंथोफिल, ये जो है प्लांट के जो पार्ट्स हैं उन्हें कलर प्रोवाइड कराते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज और रेड कलर। अगला जो प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस प्लास्टिड के नाम से भी जाना जाता है। ये वेरिड शेप्स और साइजेस के हो सकते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? स्टोर न्यूट्रिएंट। तो ल्यूकोप्लास्ट में जैसे अगर ल्यूकोप्लास्ट में अमाइलोप्लास्ट हुआ तो वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर करेगा, एग्जाम्पल पोटैटो में। एलियोप्लास्ट हुआ तो वो ऑयल्स और फैट को स्टोर करेगा। ये ल्यूकोप्लास्ट ही हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एक और आएगा एल्यूरोप्लास्ट। तो जैसे ल्यूकोप्लास्ट में अमाइलोप्लास्ट है तो वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर करेगा, क्योंकि ये कलरलेस प्लास्टिड है, इनका काम न्यूट्रिएंट को स्टोर करना है। तो ल्यूकोप्लास्ट में अमाइलोप्लास्ट है तो वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर करेगा। सीधी बात है। ल्यूकोप्लास्ट की बात चल रही है। अगर वो ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर कर रहा है, जैसे कि पोटैटो में, तो उसी ल्यूकोप्लास्ट को नाम दिया अमाइलोप्लास्ट। अगर वही ल्यूकोप्लास्ट ऑयल्स और फैट को स्टोर कर रहा है तो उसे नाम दिया है एलियोप्लास्ट। और वही ल्यूकोप्लास्ट जो है प्रोटीन को जो है स्टोर करता है प्रोटीन को, तो उसे नाम दिया है एल्यूरोप्लास्ट। तो कार्बोहाइड्रेट को करता है तो अमाइलोप्लास्ट, ऑयल्स और फैट्स को करता है तो एलियोप्लास्ट, प्रोटीन को करता है तो एल्यूरोप्लास्ट। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। जो क्लोरोप्लास्ट के ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं, क्योंकि वो जो मेन फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं तो उनमें ज़्यादा लाइट एनर्जी ट्रैप करने की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, लीव्स के। दीज आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रेबन लाइक ऑर्गेनल्स। तो इसकी कई सारी शेप्स होती हैं। लेंस शेप होता है, ओवल, स्फेरिकल,
डिस्कॉइड और रिबन लाइक। वेरिएबल लेंथ होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर तक और विड्थ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर। तो ये लार्ज हैं और बाकी ऑर्गेनाइड्स के मुकाबले, क्योंकि लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर की और विड्थ है 2 to 4 माइक्रोमीटर की। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास, जो कि ग्रीन अल्गा है, टू 20 to 40 पर सेल इन द मीजोफिल। मतलब इनके जो नंबर हैं वो वेरी करते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास जो कि ग्रीन अल्गा है, उसके एक सेल में एक ही जो है क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, तो मतलब प्लास्ट का जो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लाइमोडोमोनास की पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो कि क्लाइमोडोमोनास क्या है, एक ग्रीन अल्गा है, उसके एक सेल में एक ही होगा, 1 पर सेल होगा। और जैसे मीजोफिल सेल की बात करें तो मीजोफिल सेल में 20 से 40 होते हैं क्लोरोप्लास्ट। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन थी, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। दो में से आउटर और मतलब जो एक बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन, उनमें से जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो मोर परमेबल होती है बाहर वाली मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। मतलब बाहर वाली मेम्ब्रेन ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू परमिट नहीं होने देगी, जबकि जो अंदर वाली है वो होने देगी। वो नहीं, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। अंदर वाली लेस परमेबल है, मतलब लेस परमिएबल, मतलब लेस परमिट करेगी। तो बाहर वाली तो इजीली मॉलिक्यूल्स को परमिट होने देगी, पर जो अंदर वाली है वो मतलब बाहर वाली चेक पोस्ट से तो आ गया, पर अंदर वाली चेक पोस्ट से पूरी जांच पड़ताल के साथ वो अंदर जाएगा। तो जो अंदर वाली है वो लेस परमिएबल होती है और बाहर वाली के कंपैरिजन में। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसे कहते हैं स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स। और इसमें अंदर जो स्ट्रोमा में फ्लैटेंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें थैलाकॉइड्स कहते हैं, जो प्रेजेंट हैं स्ट्रोमा में। तो यहाँ डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो जैसा ये दिखा रखा है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, और इसके अंदर ये है इनर मेम्ब्रेन। ये रिलेटिवली लेस परमेबल है। इसके अंदर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं अंदर, ये सब ये दिखाए हुए हैं, ये हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड जब ऐसे एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर ऐसा बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसे कहते हैं ग्रेनम। एक को ग्रेनम, सिंगुलर ग्रेनम, और ऐसे कई सारे हैं तो ये सब ग्रेना हैं। और ये थैलाकॉइड्स ये ग्रेनम में से जुड़े हुए हैं एक इस तरीके के स्ट्रक्चर के द्वारा, ये तो इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। होप आप सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे। और ये स्पेस है अंदर वाला, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। और थैलाकॉइड के अंदर जो स्पेस आएगा उसे ल्यूमन कहेंगे, जो स्पेस थैलाकॉइड के अंदर है। और जो स्पेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर है उसे स्ट्रोमा कहेंगे, और थैलाकॉइड के अंदर वाला स्पेस ल्यूमन होगा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थैलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में। थैलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स। तो इससे कौन की तरह के ऊपर एक अरेंज रहते हैं, जिसे कहते हैं ग्रेना, सिंगुलर कहते हैं ग्रेनम। और द इंटरग्रेनल थैलाकॉइड्स, या तो ग्रेना कहते हैं या इंटरग्रेनल थैलाकॉइड्स कहते हैं। तो ग्रेना को और क्या कहते हैं, इंटरग्रेनल थैलाकॉइड्स। ये बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट आ गई। ग्रेना है इंटरग्रेनल थैलाकॉइड्स। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला कनेक्टिंग द थैलाकॉइड्स। और थैलाकॉइड्स को कनेक्ट करने वाली एक जा रही है ट्यूब्यूल टाइप, वो है स्ट्रोमल लैमेला ऑफ डिफरेंट ग्रेना के थैलाकॉइड्स को कनेक्ट कर रही है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड्स एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन। तो थैलाकॉइड के अंदर जो स्पेस है उसे ल्यूमन कहते हैं। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके पास भी ऐसे एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने में हेल्प करें।
इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसके पास भी स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। और जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास सिंगल सर्कुलर डीएनए था, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल थे। और इसके पास सिंगल होता है डबल स्ट्रैंडेड, यहाँ है स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स ही प्रेजेंट हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाकोइड्स। जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो थैलाकोइड में प्रेजेंट होते हैं। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी 70s राइबोसोम्स हैं, और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होते हैं 80s। ठीक है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम 80s हैं, और जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑर्गेनेल्स में जो राइबोसोम है वो 70s होते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पेलाडे। तो ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रेन लैक दिखते हैं, और ये सबसे पहले ऑब्जर्व किए जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड प्रोटीन नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, और बने कैसे होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से मिलके राइबोसोम्स जो हैं बने होते हैं। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो 80s हैं, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s हैं। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट। हर राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। द टू सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम्स, जो 80s राइबोसोम के 2 सब यूनिट हैं वो हैं 60s और 40s। जो 60s है वो लार्जर सब यूनिट है, और 40s स्मॉलर सब यूनिट है। जबकि 70s के पास 50s और 30s। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो ये 30 और 50 ये हैं 70s वाले के सब यूनिट 70s, और 40 और 60 ये हैं 80s। तो ये आपको 30, 40, 50, 60 तो ऐसे हैं। यहाँ जो एस है वो डिनोट कर रही है स्वेडबर्ग्स यूनिट को। तो एस किस चीज़ को डिनोट कर रही है, स्वेडबर्ग यूनिट, जो क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। सेडिमेंटेशन मतलब वो कितनी नीचे सेडिमेंट किसी बीकर लेते हैं उसमें वो कितना नीचे सेडिमेंट हो रही है, उसका एक कांस्टेंट है कोफिशिएंट। तो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट डिनोट करता है एस। इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये कुछ नहीं, एक मेजरमेंट है डेंसिटी और साइज का, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एस, जिसे स्वेडबर्ग्स यूनिट कहते हैं। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। तो ये 2 सब यूनिट की है, और इसमें जो एस है वो डिनोट कर रहा है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। तो एक का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 80s है, वो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, और प्रोकैरियोटिक में 70s होता है। यहाँ ये स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, ये ऐसे स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, ये ऐसे जुड़ी होके पूरी एक राइबोसोम जो है फॉर्म करती हैं। आगे बढ़ते हैं, साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं। एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो एक एलेबोरेट नेटवर्क है, किससे बना हुआ, प्रोटीन से बना हुआ, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं, तो उसे कहते हैं साइटोस्केलेटन। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स भी हैं, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस एक नेटवर्क है फिलामेंट्स का, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये सब साइटोप्लाज्म में है। तो ये सब कलेक्टिवली बनाते हैं साइटोस्केलेटन को। तो साइटोस्केलेटन होता है सेल में, ये बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व रहता है। जैसे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है सेल को, अंदर इसने एक नेटवर्क टैब बनाया हुआ है जो कि सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि इसमें फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो मोटिलिटी में भी हेल्प कराते हैं।
और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, और सेल की शेप को मेंटेन भी रखते हैं कि कैसी शेप देनी है, वो माइक्रोफिलामेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो पार्ट है हमारा वो है सिलिया एंड फ्लैजिला। तो पढ़ते हैं। सिलिया सिंगुलर कहते हैं सिलियम, और फ्लैजिला सिंगुलर है फ्लैजिलम। ये क्या है? ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं सेल मेम्ब्रेन की। ये सेल मेम्ब्रेन से हेयर लाइक आउटग्रोथ हो रखी हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसी में ही ये ऐसे हेयर लाइक आउटग्रोथ जो है सेल मेम्ब्रेन में हो रखी हैं। तो सिलिया सिंगुलर कहते हैं सिलियम को, फ्लैजिला सिंगुलर फ्लैजिलम। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन के। सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स। ये है सिलिया, ये है स्मॉल स्ट्रक्चर जो कैसे वर्क कर रहे हैं, ओर की तरह, मतलब नाव के जो चप्पू होते हैं जिनसे नाव चलाई जाती है पानी में, और उनकी तरह ये वर्क करते हैं। ये मूवमेंट कॉज करवाते हैं, या तो ये सेल का मूवमेंट करवाएंगे, या जो सेल के आसपास जो सराउंडिंग फ्लूइड है, यहाँ सेल के आसपास जो सराउंडिंग फ्लूइड है यहाँ इसमें मूवमेंट कराएंगे, या तो सेल का मूवमेंट कराएंगे या सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट कराएंगे। फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर। फ्लैजिला होते हैं कंपेरेटिवली लॉन्गर, ये फ्लैजिला है, ये कंपेरेटिवली लॉन्गर होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मूवमेंट के लिए। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेसेस फ्लैजिला। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वो उनके पास भी फ्लैजिला होती है, बट वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। हम यहाँ यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो हम यूकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें बता रखिए प्रोकैरियोट्स के पास भी फ्लैजिला होती है, बट वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। The electron microscope study of psyllium or the flagellum show that they are covered with the plasma membrane। तो भाई क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड तो होंगी ही। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये चीज़ पता चली कि जो सिलिया और फ्लैजिलम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती हैं। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनिम। कोर मतलब ये है, ये एक है फ्लैजिला या सिलिया। इसको जब हम ऊपर से ऐसे काट देंगे ऐसे, तो ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसा गोल निकलेगा, तो इसी वाले पार्ट को कहते हैं एक्सोनीम। तो इनके जो कोर है उसको एक्सोनीम कहा गया है। द कोर कॉल्ड एक्सोनीम possesses a number of macrotubules running parallel to long axis। इसमें मैक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं कई सारे, जो कि पैरेलली जो हैं इसमें इस फ्लैजिला के पैरेलली मूव करते हैं। मतलब यहाँ ये फ्लैजिला है, ठीक है, इसमें ऐसे पैरेलली मैक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। ये मतलब ये इस लाइन के ऐसे पैरेलली जो है, इसमें अंदर ऐसे मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं पैरेलली, ठीक है। तो ऐसे इसमें मैनी मैक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो पैरेलली मूव कर रहे होते हैं, पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। ये जो लॉन्ग एक्सिस जा रही है फ्लैजिला सिलिया के, इसके पैरेलली होते हैं। द एक्सोनियम यूजुअली हैज़ 9 डबलेट्स रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल मैक्रोट्यूब्यूल्स। तो पेरिफेरल माने बाउंड्री के तरफ जो एक्सोनियम है, ये अंदर वाला पार्ट है ये पूरा, इसमें 9 डबलेट्स होते हैं, मतलब 9 जोड़े होते हैं मैक्रोट्यूब्यूल्स के, जो पैरेलली उसमें एक्सरसाइज चल रहे होते हैं। जैसे ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसे एक्सटेंशन रही होगी, ऐसे करके नीचे जा रही होगी, ऊपर से जो है ये काट दिया है, तो इसमें ये ऊपर वाला पार्ट में दिखा रखा है, इसमें ये है 9 डबलेट्स, 1 2 ऐसे जोड़े, ऐसे यहाँ 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे यहाँ 9 डबलेट्स हैं जो कि कहाँ हैं, पेरिफेरल पार्ट पर हैं, बाउंड्री पार्ट पर हैं, ये सब पेरिफेरल पार्ट्स पर हैं, ठीक, वही बता रखा है। आगे पढ़ते हैं। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड मैक्रोट्यूब्यूल, और एक पेयर है सेंट्रल में मैक्रोट्यूब्यूल का, तो वो ये है, ये सेंट्रल में एक पेयर है, एक ये
एक जोड़ा सेंट्रल में है मैक्रोट्यूब्यूल्स का। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल मैक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर्ड टू एज 9+2 अरे। ऐसे अरेंजमेंट को जिसमें 9 जोड़े पेरीफेरी पार्ट पर हैं और 2 सेंटर पर हैं, ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं मैक्रोट्यूब्यूल के 9+2 अरे। इसमें 9 तो पेरीफेरल पार्ट पे हैं और 2 जो हैं सेंट्रली लोकेटेड हैं। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीट। जैसा कि हम देखते हैं जो सेंट्रल मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये पहली बात तो ये ब्रिजेस से जुड़े हुए हैं, ठीक। और दूसरी बात इनके सराउंडेड हैं सेंट्रल शीट से, ये सेंट्रल शीट से जुड़े हुए हैं। तो मैक्रोट्यूब्यूल के बारे में सेंट्रल मैक्रोट्यूब्यूल है वो पहली बात तो आपस में ब्रिजेस के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये सेंट्रल शीट से जो है कवर रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। which is connected to one of the tubule of each peripheral doublets by a radial spoke। किसकी बात करी जा रही है? सेंट्रल शीट की। दो जो सेंट्रल शीट्स है, जो सेंट्रल शीट जो कवर करके रखी है सेंट्रली लोकेटेड पेयर ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल को, वो सेंट्रल शीट वो हर डबलेट के पेरीफेरल डबलेट के एक ट्यूब्यूल से, पेरीफेरल डबलेट हैं क्योंकि 2-2 हैं जोड़े हैं, उनमें से एक ट्यूब्यूल से जुड़ी हुई है बाय अ रेडियल स्कोप। रेडियल स्पोक के द्वारा वो एक ट्यूब्यूल से जुड़ी हुई है हर जोड़े के। तो ये जैसा कि यहाँ शो किया हुआ है, ये है सेंट्रल शीट। इस पूरे को रब करते हैं। ये है सेंट्रल शीट और ये जोड़ा है एक, इस जोड़े के एक ट्यूब्यूल से यह है रेडियल स्पोक, ये दूसरा जोड़ा है। इस जोड़े के एक मैक्रोट्यूब्यूल से यह है रेडियल स्पोक। तो हर जोड़े के जो है एक मैक्रोट्यूब्यूल से रेडियल स्पोक के द्वारा ये जो है सेंट्रल शीट जुड़ी हुई है सबसे। आगे बढ़ते हैं। 10 देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, क्योंकि 9 डबलेट हैं और हर डबलेट में एक रेडियल स्पोक के द्वारा वो सेंट्रल शीट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 9 रेडियल स्पोक्स हो गई। द पेरीफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। जो पेरीफेरल डबलेट्स हैं वो आपस में भी लिंकर्स के द्वारा कनेक्ट रहती हैं। बोथ सिलियम एंड फ्लैइलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। तो जो दोनों सेंट्रियोल फ्लैइलम होती हैं ये एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज करती हैं, जिसे कहते हैं बेसल बॉडी। सेंट्रियोल हम आगे पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम। तो बस इतना याद रखो कि ये सिलियम और फ्लैइलम है वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज करती हैं, जिसे बेसल बॉडी कहते हैं। तो यहाँ देख लिए ये यहाँ इंटरडबलेट ब्रिज दिखा रखा है जो इन डबलेट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है क्योंकि आपस में भी इंटरलिंक्ड है ना, तो इन डबलेट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है इंटर डबलेट ब्रिज। ये पेरीफेरल मैक्रोट्यूब्यूल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। ये सेंट्रल शीट, सेंट्रल मैक्रोट्यूब्यूल, रेडियल स्पोक और ये सेंट्रल शीट। ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम शो किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम और एंड सेंट्रियोल को पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो सेंट्रोसोम में 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ये ऑर्गेनल है, इसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहते हैं सेंट्रियोल्स। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। तो ये सराउंडेड रहते हैं, एमॉर्फस एक पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है उससे सराउंडेड रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके पास सेल मेम्ब्रेन जो मतलब मेम्ब्रेन इनके पास नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के ऊपर होती है। कहने का मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, इनके पास बस पेरीसेंट्रियल मटेरियल है इनके आसपास। बोथ द सेंट्रियोल्स इन ए सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर
टू ईच अदर। सेंट्रियोजोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, यहाँ बता रखा है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। विच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल, तो इसकी कार्टविल की तरह ऑर्गेनाइजेशन होती है, बुग्गी के पहिए की तरह इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो आगे बढ़ते हैं। दे आर मेड अप ऑफ नॉन इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो पहली बात तो इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रियोल ऐसे और दूसरा ऐसे, ये दोनों परपेंडिकुलर ही होते हैं और ये पेरीसेंट्रियल मटेरियल से ऐसे रहते हैं, तो इसे सेंट्रोजोम कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं सेंट्रोजोम। और जो सेंट्रोजोम है ये रहता है, मतलब ये सेंट्रियोल है, इसमें ये मेड अप ऑफ रहते हैं नॉन इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसमें रहती हैं, जैसे हम इसको दिखाते हैं, इसको इसमें ये नॉन इवनली स्पेस्ड ऐसे करके, ऐसे नॉन इवनली स्पेस्ड होते हैं। ठीक है, और ये पूरा ऐसे बना रहता है, और ऐसे 2 होते हैं ये, तो ऐसे नॉन इवनली स्पेस्ड होते हैं पेरिफेरल पार्ट पर, जो किससे बनी होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज़ अ ट्रिपलेट, जैसे वहाँ जो पेरिफेरल फाइब्रिल थी वो डबलेट थी, यहाँ जो होती हैं हर एक ट्रिपलेट होती है, यहाँ 3 होते हैं, 3 तिकाड़ा काम। द एडिजेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, जो एडिजेंट ट्रिपलेट हैं वो लिंक्ड हैं आपस में, जैसे वहाँ डबलेट आपस में लिंक्ड थी, ऐसे यहाँ एडिजेंट ट्रिपलेट आपस में लिंक्ड होती हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज़ ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब, जो सेंट्रल पार्ट होता है इसमें वो प्रोटीनेशियस होता है और उसे हब बोलते हैं। विच इज़ कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स, जैसे वो वहाँ सेंट्रल शीट्स कनेक्ट रहती थी सिलियम और फ्लैजिलम में, ऐसे यहाँ जो सेंट्रल पार्ट है इसे हब बोलते हैं, प्रोटीनेशियस होता है, वो भी ट्रिपलेट से कनेक्टेड रहता है बाय रेडियल स्पोक्स के द्वारा, जो भी प्रोटीन की बनी होती है। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, जैसे वहाँ बताया हुआ था कि सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेसल बॉडी फॉर्म करता है सिलिया और फ्लैजिला की, तो यहाँ बताई गई है कि सेंट्रियोल फॉर्म करता है फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजिला की, सिलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी को फॉर्म करता है सेंट्रियोल। एंड स्पिंडल फाइबर्स की ऑल्सो, सिलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर्स की, that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells। आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एज सेल ऑर्गेनेल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज वॉज गिवन द नेम क्रोमेटिन, तो भाई जो अंदर मटेरियल था उसको किससे डाई किया, बेसिक डाई से, और उसका बाद में नाम दिया क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग के द्वारा उसका नाम दिया गया क्रोमेटिन। द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, तो इंटरफेस न्यूक्लियस की बात करते हैं जब सेल जो है डिवीज़न के लिए तैयार हो रहा होता है, तो उस स्टेज का न्यूक्लियस जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, बस तैयारी कर रहा है। हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, तो उस समय पर हाईली एक्सटेंडेड और एलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होती हैं जिन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है जो न्यूक्लियस के अंदर फिल हो रखी है, एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलाई सिंगुलर न्यूक्लियोलस, तो उसमें एक और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं स्पेरिकल बॉडीज़ होती हैं न्यूक्लियस में, जिन्हें न्यूक्लियोलस कहते हैं, जैसे दिखा रखा है, और न्यूक्लियोलाई सिंगुलर न्यूक्लियोलस है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स, तो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या हो गया, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और स्पेस बिटवीन होता है, ये 2 मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, एक मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो स्पेस है ये स्पेस होता है 10 to 50 नैनोमीटर
किस में, नैनोमीटर में, 10⁻⁻⁹ बात चल गई यहाँ। तो जो स्पेस होता है बिटवीन वो होता है 10 to 15 नैनोमीटर। ठीक है, तो 10 से 50 नैनोमीटर का जो स्पेस होता है इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो उसके दो मेम्ब्रेन के बीच में है। फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ये एक बैरियर का काम कर रहा है न्यूक्लियस के जो अंदर है और जो न्यूक्लियस के बाहर है साइटोप्लाज्म में। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसा हमने ER में पढ़ा था, वो कनेक्ट रहता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस से। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम्स, और उसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। तो जगह जगह पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो टूटी हुई होती है माइन्यूट पोर्स के द्वारा, जो काम करते हैं, विच आर फाउंड बाय द फ्यूज़न ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन, जो कि उसकी दो मेम्ब्रेन के फ्यूज़न से बना हुआ होता है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये है उसकी डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जगह जगह पर माइन्यूट पोर्स में टूटी हुई है। वो कैसे टूटी हुई है कि ये इसकी मेम्ब्रेन जैसे यहाँ टूटता है, यहाँ से ये टूट, अरे यार, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक, और अंदर वाली ये यहाँ से टूटी हुई है ये, और यहाँ पे ऐसे फ्यूज़ कर गई है आपस में, ऐसे फ्यूज़ कर गई है, ऐसे इस पॉइंट पे यहाँ फ्यूज़ कर गई होगी ऐसे। तो ये जगह जगह पे फ्यूज़ करके ये मैग्नेट पोर्स क्रिएट करके रखती है। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर दी पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बोथ इन डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो इन्हीं के जरिए जो यहाँ का जो सामान है RNA प्रोटीन का, वो अंदर और बाहर आदान प्रदान होता है। नॉर्मली देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। तो नॉर्मली देखें तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। कैन यू रिकलेक्ट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। तो इनकी न्यूक्लियाई में भी आ सकते हैं डिफरेंस, मतलब न्यूक्लियस तो एक ही होता है बट न्यूक्लियस एक हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो न्यूक्लियस पर सेल मोर देन हो सकते हैं। सब मैच्योर सेल्स even lack nucleus, example erythrocytes of many mammals and sieve tube cells तो of vascular plant। तो erythrocyte यानी RBC मैनी मैमल्स की, और सीव ट्यूब्स होते हैं वस्कुलर प्लांट्स में। इनमें जो है इनके सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। वुड यू कंसिडर दिस सेल एज लिविंग। तो क्या इन सेल को लिविंग कहेंगे। तो हाँ, ये लिविंग होते हैं क्योंकि इनमें और भी जो प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो हो रही होती हैं। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है और जिसे न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं, वो न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन फाइबर कंटेन करके रखती है। द न्यूक्लियोलाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर प्लाज्म। जो न्यूक्लियोलाई है वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियर प्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो न्यूक्लियोलाई तो हो सकते हैं एक या एक से ज़्यादा, पर न्यूक्लियस ज़्यादातर एक ही होता है। तो न्यूक्लियोलाई होते हैं स्पेरिकल स्ट्रक्चर हैं जैसे न्यूक्लियर प्लाज्मा में प्रेजेंट है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज़ कॉन्टीन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्लाज्म। तो जो न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट है वो रेस्ट न्यूक्लियर प्लाज्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियोलस के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। ये इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। ये एक साइट है जो जहाँ राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस होती है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो जिन सेल में लार्जर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है, इसका मतलब वो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि जो ये न्यूक्लियोलस पोर्शन है ये यहाँ राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस हो रही है। ये एक रीज़न है।
तो आगे पढ़ते हैं। यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स। तो जैसा कि हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ा है कि जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है उसके पास लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स या क्रोमैटिन का। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। पर डिफरेंट स्टेज के दौरान जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो कंडेंस होती आती हैं और एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं न्यूक्लियस में। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। जो क्रोमैटिन है वो डीएनए और सम बेसिक प्रोटीन जैसे हिस्टोन्स को कंटेन करके रखता है। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46 या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो एक ह्यूमन सेल्स में, एक ह्यूमन सेल की बात करें तो उसमें करीब करीब 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। 2 मीटर लंबा अगर उसे हम डीएनए को लगातार लेंथ वाइज अरेंज करें तो वो उसकी लेंथ 2 मीटर निकलेगी और वो वही 2 मीटर लंबा जो डीएनए वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में। जो शरीर डीएनए डिटेल पढ़ेंगे आगे क्लास 12th में। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। जो है क्रोमोसोम है वो डिवाइडिंग सेल में अच्छी तरह विजिबल होता है। आपने देखा हो मेटाफेज स्टेज होती है उसमें जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से विजिबल होता है। एसेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और दी सेंट्रोमियर। तो इसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है सेंट्रोमियर, जैसे यहाँ ये शो हुआ है, ये ऐसे, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ, ये ऐसे ऐसे, यहाँ ये कॉन्स्ट्रक्शन है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है, सेंट्रोमियर कहते हैं। ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। इसी के साइड्स में ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये काइनेटोकोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनसे जो है स्पिंडल फाइबर्स जुड़ती है और क्रोमैटिन जो है अलग अलग होते हैं सिस्टोक्रोमैटिन। सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम्स में यहाँ दो क्रोमैटिड हैं, एक ये। तो जो सेंट्रोमियर है ये यहाँ होल्ड करके रख रहा है और यहाँ होती हैं ये काइनेटोकोर, इनसे स्पिंडल फाइबर जुड़ती है और इन्हें अलग अलग करती है। Based on the position of the centromere, the chromosomes can be classified into 4 types। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम्स को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिनका जो सेंट्रोमियर है वो मिडल में होता है, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स, 2 इक्वल आर्म्स में बांट रहा होता है क्रोमोसोम्स को। सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम्स है सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम्स, यहाँ थोड़ा सा मिडल ऑफ द क्रोमोसोम से ऊपर होता है। तो बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है ये सेंट्रोमियर, तो ये है मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, यहाँ ये लंबा है, थोड़ा सा ऊपर चला गया तो ये सब मेटासेंट्रिक हो गया। रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म, यहाँ इतना ये शॉर्टर आर्म है, ये लॉन्गर आर्म है। In case of acrocentric chromosomes, the centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one very long arm। तो acrocentric में एंड के बिल्कुल क्लोज होता है, जिससे कि वैसे एक आर्म एक तरफ बहुत एक्सट्रीमली शॉर्ट रह जाते हैं और एक तरफ वेरी लॉन्ग आर्म हो जाते हैं। वेरिस टीलोसेंट्रिक में हैज़ टर्मिनल सेंट्रोमियर, टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर हो जाता है। तो यहाँ बिल्कुल टर्मिनल तो नहीं दिखाया, थोड़े से आम छोड़ दिए हैं और आप इस डायग्राम को याद रख सकते हो। और इस चीज़ को भी याद रखना है कि जो लाइन लिखी हुई है कि टीलोसेंट्रिक के लिए टर्मिनल सेंट्रोमियर है और एक्रोसेंट्रिक के लिए एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक्सट्रीमली लार्ज जो बचे हुए हैं। पर यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है कि कुछ बचे हुए हैं, जबकि वहाँ ऐसा दिखा रखा है बिल्कुल ऐसे टर्मिनल पर हो गया जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से। तो हम दोनों चीज़ याद रखेंगे। तो ये है आपका पहला, ये सेंटर में है मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा ऊपर गया सब मेटासेंट्रिक, एक्सट्रीमली यहाँ शॉर्ट कर दिए, यहाँ लॉन्ग कर दिए, ये हो गया आपका एक्रोसेंट्रिक। और बिल्कुल एंड पे फिर थोड़े थोड़े बच रहे हैं यहाँ देखो, तो ये है टीलोसेंट्रिक। तो ऊपर कुछ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी आती हैं क्रोमोसोम के, जिन्हें सैटेलाइट कहते हैं, इसके बारे में आगे है।
समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन। तो कभी कभार सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी आती हैं एक कांस्टेंट लोकेशन पे, तो वो अपीयरेंस देती हैं स्मॉल फ्रेगमेंट की तरह, इन्हें सैटेलाइट कहते हैं। मैक्रोबॉडीज़ की बात करते हैं। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड मैक्रोबॉडीज़ दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स। तो पहली बात तो मैक्रोबॉडीज़ जो भी मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, ये क्या होती हैं, माइन्यूट वेसिकल्स होती हैं, कॉल्ड मैक्रोबॉडीज़ दैट मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोबॉडीज़। ये कंटेन करके रखती हैं वेरियस एंजाइम को, जो कि प्रेजेंट हैं एनी प्लांट में भी और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं मैक्रोबॉडीज़। ये बेसिकली है क्या, ये मेम्ब्रेन बाउंड छोटी छोटी वेसिकल्स हैं और इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाते हैं, और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं। तो इसके साथ ये चैप्टर होता है आपका ख़त्म। आपको स्लो लगा हो तो आप 2x में देख सकते हो, समझ आ जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ।